तो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर है क्वेश्चन पेपर के बारे में। जो न्यू क्वेश्चन पेपर है साउथ सेंट्रल रेलवे का 30/1/2026 का। यहाँ पर मैं आपको टोटल 110 क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। मैं यहाँ पर आपको विश्वास दिला देता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर पेपर को हल कराऊंगा, बहुत ही डीपली तरीके से हल कराने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर है, साउथ सेंट्रल रेलवे का है। यहाँ पर कल्याण निरीक्षक लेवल 6 की वैकेंसी होती है, जो 35,400 इनका बेसिक होता है। सीबीटी की तारीख भी दी हुई है 30/1/2026 से। सेकंड सेशन वाला ये है दोपहर 1 बजे। और एलडीसी कोटा जो 35% होता है। समय भी दिया हुआ है 120 मिनट। यहाँ पर टोटल 110 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको पहले जो 100 क्वेश्चन आप करते हैं वही चेक होते हैं। तो आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। तो आप जो पहले 110 में से 100 क्वेश्चन हल करेंगे, आप मान लिया कि 100 देखिए, ये रहा क्वेश्चन पेपर है, साउथ सेंट्रल रेलवे का ये पेपर है। लेवल 6 का पेपर होता है, 35% एलडीसी कोटा का पेपर है। यहाँ पर समय दिया हुआ है 120 मिनट का ये समय होता है। टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। यदि आप 100 से ज्यादा करते हैं तो पहले जो 100 यहाँ पर आपने किए हैं उनको ही चेक किया जाता है, बाकी को क्वेश्चन को चेक नहीं होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है, 1/3 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरह से ये पेपर दिया हुआ है, नया पेपर है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पेपर उन्होंने बनाया है। लेवल इसका थोड़ा सा हाई रहा है, तो आप इस पेपर को ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर आपको डीपली तरीके से हर पॉइंट को समझाने वाला हूँ कि पेपर में क्या आ सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में अदर से जो भी नॉलेज रहेगी वो सभी बताने वाला हूँ। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज में जो दूंगा तो आप उसको लिख सकें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस रीजन में आते हैं? तो राजभाषा नियमों के अनुसार तीन क्षेत्रों में बांटा गया है। जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके आंसर की हम बाद में बात करेंगे कि क्या आंसर होगा, क्या आंसर नहीं होगा। आप खुद आंसर यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर 3 क्षेत्र होते हैं। एक कै क्षेत्र होता है, जिसको ए बी सी में भी बोल सकते हैं, और या कै ख ग। तो कै क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं? तो कै क्षेत्र में जो राज्य हैं, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली। टोटल 9 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं कै क्षेत्र में। 3 क्षेत्र मैंने आपको बताया, कै ख ग। तो कै क्षेत्र में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ख जो क्षेत्र है, ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य हैं? तो ख क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 राज्य हैं। इसके अलावा चंडीगढ़, दमन, दीव, नागर हवेली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3+2 इसमें है। इसके अलावा जो गै क्षेत्र है, गै क्षेत्र में कै क्षेत्र और ख क्षेत्र में जो राज्य नहीं आए हैं वो सभी गै क्षेत्र में रखे गए हैं। आप एक बार दोबारा से क्वेश्चन को सुनिए कि इसमें पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस रीजन में आते हैं? तो कै रीजन या ए रीजन में आते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कि के जो कै रीजन है या ए जो रीजन है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, अंडमान निकोबार और दिल्ली। 9 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ख जो क्षेत्र हैं उसमें पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, इसके अलावा चंडीगढ़, दमन, दीव, दादर नागर हवेली, इस प्रकार से यहाँ पर हैं। बाकी जो बचे हुए जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो गै क्षेत्र में आते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राजभाषा पर संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य हैं? राजभाषा पर संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो पहले हम राजभाषा अधिनियम जो 1963 है,
की धारा 4 के अधीन 1976 में गठित की गई। ये समिति जो की गठित हुई है वो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के अधीन 1976 में इसको गठित किया गया है। कुल जो सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 लोकसभा से और 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से इसमें सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। कार्य संचालन के लिए जो ये समिति है इसको 3 उप समितियों में बांटा गया है। इस समिति का जो उद्देश्य है, उद्देश्य भी समझ लीजिए कि उद्देश्य क्या है कि संघ में राजकीय प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग की में जो की गई प्रगति को पुनर्लोकन करके उस पर सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ये इसका उद्देश्य है। समिति में कुल सदस्य 30 हैं, यही पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। 30 में कैसे हैं? लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। थोड़ा सा देखिए, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर समय ज्यादा लूंगा क्योंकि आपको अलग से बता रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो ऐसी बनी होती है, सीधा मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आंसर पे टिक लगा के अगला क्वेश्चन करा देंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत रेलवे कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? विच इन जे एलिमेंट्री हिंदी कोर्स से प्रेस्क्राइब फॉर रेलवे एम्प्लॉयज अंडर दी हिंदी टीचिंग स्कीम। तो कौन सा है? ऑप्शन सी प्रबोध। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रबोध है। ये हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए एक पाठ्यक्रम है, प्रबोध है। उस पाठ्यक्रम में एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम में यदि आपने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 4,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पहले ये पुरस्कार 1600 रुपए था। यदि आपने 60 से 70% के बीच में अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 2,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पहले ये पुरस्कार 800 रुपए का हुआ करता था। यदि आपने 55 से लेकर 60% तक प्राप्त किए हैं तो आपको 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जो पहले 400 रुपए का ये पुरस्कार हुआ करता था। तो ये न्यू पुरस्कार भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, प्रबोध। प्रबोध में 70% तक 4,000, पहले 1600 हुआ करते थे। अगर 60 से 70% तक लाते हो तो 2,000 रुपये, पहले 800 हुआ करते थे। और 55 से 60% तक लाते हो तो 1,000 रुपये, पहले ये 400 हुआ करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा नियमों में पहली बार संशोधन कब किया गया? व्हेन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अमेंडमेंट फर्स्ट। पहली बार 1976 में ये किया गया था। उसके बाद 1987 में, 2007 2007 में और 2011 में ये अमेंडमेंट किए गए थे। यहाँ पर जो राजभाषा नियम है इसमें राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर जो बनते हैं, जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए जो राजभाषा के नियम हैं उनको मैं एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बार पूछे जाएंगे इस पेपर में। तो यहाँ पर एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि राजभाषा से संबंधित जो नियम है वो क्या क्या नियम है। हम फर्स्ट नियम से बात करते हैं। पहला नियम है, उसमें संक्षिप्त जो राजभाषा नियम है उनका नाम और विस्तार से उसको प्रारंभ किया है। दूसरा जो नियम है उसमें परिभाषाएं बताई गई है। तीसरा जो नियम है, राज्यों और केंद्रों के मध्य जो पत्रादि की भाषा होगी उसके बारे में बताया गया है। चौथे जो है, केंद्रीय जो कार्यालय हैं उनके मध्य जो पत्रादि की भाषा होगी वो रहेगी। 5 में जो रूल नंबर 5 है, हिंदी प्राप्त पत्रों के उत्तर, जैसे कि हिंदी में कोई पत्र प्राप्त हुआ तो हिंदी में ही उसका उत्तर रहेगा। हिंदी और रूल नंबर 6 की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग है। रूल नंबर 7 की बात करें तो अभ्यावेदन और आवेदन, अभ्यावेदन और आवेदन। रूल नंबर 8 की बात करें तो केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के टिप्पणियों को सिखाया जाएगा। और रूल नंबर 9 की बात करें तो हिंदी में प्रवीणता, हिंदी में प्रवीणता। रूल नंबर 10 की बात करें तो हिंदी का कार्य साधक ज्ञान, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान। तो यहाँ राजभाषा नियम आपको बता दिए हैं। राइट आंसर 1976 से, उसके बाद 1987, 2007 और 2011 में ये अमेंडमेंट हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा
राजभाषा नियमों के किस नियम में दी गई है? दी डेफिनेशन ऑफ वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इज गिवन इन विच रूल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। तो हिंदी के कार्य साधक ज्ञान, अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रूल नंबर 10 में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। साथ में क्या होता है? साथ में होता है आवेदन और अभ्यावेदन। रूल नंबर 8 में कि केंद्रीय सरकार के जो कार्यालय हैं वो टिप्पणियों को सिखाया जाएगा। और रूल नंबर 9 में मैंने बताया था कि हिंदी में प्रवीणता। तो ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया था कि हिंदी में कार्य साधक ज्ञान, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, रूल नंबर 10। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पारंगत पाठ्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? पारंगत जो पाठ्यक्रम था वो वित्तीय वर्ष 15-16 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, राजभाषा नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन किस भाषा में प्रस्तुत कर सकता है? राजभाषा नियम के अनुसार, अभी मैंने आपको बताया था राजभाषा नियम के अनुसार कि कोई भी जो कर्मचारी है अपना आवेदन या अपील, अभ्यावेदन किस भाषा में प्रस्तुत कर सकता है? तो दोनों भाषाओं में प्रस्तुत कर सकता है। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार के कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करने की अवधि क्या है? तो ये 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, मतलब साल में 4 बैठक होंगी। बैठक की जो कार्रवाई तैयार की जाती है, बैठक की जो 3 महीने में जो बैठक होगी, तो पहले बैठक की कार्रवाई तैयार की जाएगी और उसके बाद उच्च कार्यालय को उसको भेजा जाता है। तो ये साल में 4 बैठक होना आवश्यक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में बोर्ड किस क्रम में प्रदर्शित किए जाते हैं? कि ऐसे जो राज्य जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती है, गैर हिंदी राज्य हैं, उनमें जो बोर्ड लगे होते हैं तो किस प्रकार से लगे होते हैं, उनका क्रम क्या होता है, क्या भाषा का क्रम क्या होता है, ये पूछा गया है। इन विच ऑर्डर दी बोर्ड आर डिस्प्लेड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग। तो यहाँ पर देखिए, जो भी एरिया है गैर हिंदी वाले, तो पहले जो क्षेत्रीय भाषा है वो उनका क्षेत्रीय भाषा में लिखा होगा बोर्ड पर, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी। तो सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा, दूसरी हिंदी और तीसरी अंग्रेजी, इसमें लिखा होगा। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है लिखा हुआ है क्षेत्रीय भाषा हिंदी अंग्रेजी, रीजनल लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजभाषा अधिनियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत एक कर्मचारी फाइल पर नोटिंग या कार्यव्रत हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है? हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। तो रूल नंबर 8 का एक है, मैंने आपको बताया था कि टिप्पणियों से संबंधित है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 8 का 1 में ये कर्मचारी फाइल पर नोटिंग या कार्यव्रत हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कर्मचारी को एक तिमाही 3 माह में अधिकतम कितने घंटे ओवर टाइम करने की अनुमति है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर टाइम आवर्स ए वर्कर इन अलाउड टू वर्क इन ए सिंगल क्वार्टर 3 मंथ? मतलब 3 महीने में, तो 3 महीने में 144 घंटे तक वो ओवर टाइम कर सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, पूरी रात का मतलब डैश और डैश के बीच है। फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन डैश एंड डैश की फुल नाइट किसको माना जाएगा? तो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की जो ड्यूटी होती है उसको फुल नाइट माना जाता है, उसको क्या माना जाएगा? फुल नाइट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 6 घंटे की एक यूनिट बनती है और यूनिट के हिसाब से ही आपका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो मिलता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस कैसे काउंट किया जाता है? आपका जो बेसिक है प्लस जो डीए है अपॉन 200 निकाल कर आपका 1 यूनिट का पैसा आएगा, और आप जितनी यूनिट मंथ में करते हो उस हिसाब से आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाएगा। तो ये 10 से 6 बजे तक का जो समय होता है उसको नाइट ड्यूटी में काउंट किया जाता है, और 6 घंटे में 1 यूनिट बनती है। 10 से 6 तक 8 घंटे होते हैं, इसका मतलब 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर 1 यूनिट से ज़्यादा यहाँ पर यूनिट बनती है एक नाइट में। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरक्यू वाले पदों के मुकाबले सरप्लस स्टाफ की रीडिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया क्या है? डीआरक्यू क्या होता है? डीआरक्यू होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। तो इसमें
डीआरक्यू वाले पदों के मुकाबले सरप्लस स्टाफ की रीडिप्लॉयमेंट की प्रक्रिया क्या है? तो रीडिप्लॉयमेंट की जो प्रक्रिया है, तो उसी ग्रेड में उनकी पोस्टिंग दी जाती है। कि सरप्लस स्टाफ क्या होता है? सरप्लस स्टाफ वो होता है कि जहाँ कोई भी पद पे या कहीं भी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आदमियों की संख्या ज़्यादा होती है, मतलब अनावश्यक जो आदमी हो जाते हैं वो उनको क्या है सरप्लस किया जाता है, तो उसी ग्रेड में उनको पोस्टिंग दी जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 14, महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक प्रत्येक डैश की शुरुआत में सेक्शन बुक में आने वाले सभी पदों की जीरो बेस्ड समीक्षा करनी चाहिए। जीरो बेस्ड समीक्षा, शून्य आधारित समीक्षा, कि प्रत्येक पद की आवश्यकता शून्य से देखा जाता है कि उस पद की आवश्यकता है या नहीं। तो ये वित्तीय वर्ष मतलब स्टार्टिंग जब होती है उसी समय से जीरो जो बेस्ड है, जीरो बेस्ड समीक्षा उसको किया जाता है। शून्य आधारित परीक्षा की कर्मचारियों की आवश्यकता है या नहीं, कितने कर्मचारी सरप्लस कर सकते हैं, कितने कर्मचारियों को यहाँ से हटाया जा सकता है, कितने कर्मचारी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर है ये जीरो जो बेस्ड समीक्षा है वो की जाती है, तो वित्तीय वर्ष के स्टार्टिंग में की जाती है, फाइनेंशियल ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15, लगातार काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में लॉन्ग ऑन का मतलब ड्यूटी की अवधि है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना होगा, मैं बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पर समझाऊंगा। लॉन्ग ऑन की बात करें, हम क्वेश्चन के आंसर की बाद में बात करेंगे, पहले लॉन्ग ऑन की बात करते हैं कि लॉन्ग ऑन होता क्या है। लॉन्ग ऑन क्या होता है? कर्मचारियों का वर्गीकरण HOER के तहत 4 प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो 4 प्रकार का वर्गीकरण क्या है? तो पहले होते हैं गहन, दूसरे होते हैं निरंतर, दूसरे होते हैं निरंतर, और तीसरे होते हैं आवश्यक रूप से विरामी। आवश्यक रूप से विरामी होते हैं, और चौथे होते हैं एक्सक्लूडेड या अपवर्जित। तो 4 प्रकार हो गए। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि लगातार काम करने वाले मतलब कंटिन्यूअस वर्कर, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर लॉन्ग ऑन मीन पीरियड ऑफ ए ड्यूटी। कंटिन्यूअस वर्कर की बात हो रही है, तो मतलब निरंतर के वर्कर्स हैं उनकी बात हो रही है। गहन को इंटेंसिव बोलते हैं, निरंतर कंटिन्यूअस। आवश्यक रूप से जो विरामी होते हैं उनको EI एसेंशियल इंटरमिटेंट, और ये एक्सक्लूडेड होते हैं, अपवर्जित होते हैं। गहन जो कर्मचारी होगा उसका लॉन्ग ऑन कब माना जाएगा? जब वो 8 घंटे से अधिक ड्यूटी उससे कराई जाएगी तो लॉन्ग ऑन माना जाएगा। निरंतर में 10 घंटे से अधिक ड्यूटी कराई जाएगी तो लॉन्ग ऑन माना जाएगा। आवश्यक रूप से विरामी में 12 घंटे से अधिक ड्यूटी कराई जाएगी तो उसको लॉन्ग ऑन माना जाता है। और जो अपवर्जित होते हैं ये इनकी 24 घंटे की ड्यूटी होती है, मतलब ये सुपरवाइजर लेवल के होते हैं, इनकी जो जिम्मेदारी है वो 24 घंटे रहती है। तो इसके लिए यहाँ पर ये लॉन्ग ऑन नहीं होता है। तो गहन के लिए कि 8 घंटे से अधिक ड्यूटी, निरंतर के लिए 10 घंटे से अधिक ड्यूटी, और आवश्यक रूप से जो ब्राह्मी या एसेंशियल इंटरमिटेंट है उनके लिए 12 घंटे से अधिक ड्यूटी। तो यहाँ पर पूछा गया था कंटिन्यूअस, तो 10 घंटे से अधिक ड्यूटी को कंटिन्यूअस वर्कर के लिए लॉन्ग ऑन माना जाएगा। तो ये लॉन्ग ऑन हुआ। दूसरा होता है दूसरा होता है शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ क्या होता है कि अगर हम गहन की बात करें तो गहन में शॉर्ट ऑफ की 12 घंटे से पूर्व अगर ड्यूटी पर बुलाया जाता है, 12 घंटे से पूर्व ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो उसको शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। और निरंतर में 10 घंटे से पूर्व यदि ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो उसको शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। तीसरे जो एसेंशियल इंटरमिटेंट है उनमें 8 घंटे से पूर्व यदि ड्यूटी पर बुला लिया जाता है तो उसको शॉर्ट ऑफ कहा जाएगा, मतलब विश्राम भंग। कि आप 12 घंटे से पूर्व यदि बुला लेते हो तो विश्राम भंग हो जाएगा, मतलब शॉर्ट ऑफ माना जाएगा गहन में। निरंतर 10 घंटे से पूर्व और एसेंशियल इंटरमिटेंट में 8 घंटे से पूर्व। तो दोनों शब्द यहाँ पर आप समझ लीजिए कि लॉन्ग ऑन क्या है और शॉर्ट ऑफ क्या है। तो इसका जो आंसर होगा 10 घंटे से अधिक लगातार काम करने वाले मतलब कंटिन्यूअस वर्कर के लिए है लॉन्ग ऑन। तो 10 घंटे से अधिक काम कराने पर उसको लॉन्ग ऑन माना जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोर वेज, जिससे कम कोई भी राज्य या केंद्रीय प्राधिकरण न्यूनतम वेतन तय नहीं कर सकता, किसके द्वारा तय किया जाता है? तो किसके द्वारा यह तय किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। फ्लोर वेज का मतलब न्यूनतम मजदूरी हमेशा कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार। इसका जो उद्देश्य होता है कि राज्यों द्वारा कम वेतन के साथ जो प्रतिस्पर्धा होती है वो
प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है, निचले स्तर है, उसको रोकना, प्रतिस्पर्धा को रोकना कि जो कम से कम आप यहाँ पर जो आपका न्यूनतम वेतन मजदूरी है, उसको निर्धारित करना है और उसको करेगी निर्धारित केंद्र सरकार। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 80% अस्थायी पदों को स्थायी पदों में तभी बदला जाता है जब पद लगातार डैश से वर्षों तक चालू रहे। तो 3 वर्षों तक चालू रहे। लिखा हुआ है कि 80% ऑफ टेम्परेरी पोस्ट आर कन्वर्ट इनटू परमानेंट वंस ओनली आफ्टर कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द पोस्ट 4-years। तो 3 ईयर से 3 ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ग्रुप सी और पहले के ग्रुप डी के पदों को सेवा की आवश्यकता के आधार पर चयन या गैर चयन पदों के लिए घोषित किया जाता है। द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड ईस्ट वाइल ग्रुप डी आर डिक्लेयर एज सिलेक्शन ऑफ नॉन सिलेक्शन फॉर प्रमोशन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस बाय। तो ये रेलवे बोर्ड द्वारा पदोन्नति के लिए घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मैन पावर प्लानिंग के संदर्भ में सरप्लस स्टाफ का क्या मतलब है। अभी आपको मैंने बताया था कि आवश्यकता से अधिक जो कर्मचारी है उनको ही सरप्लस स्टाफ कहा जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि बेंच पर कर्मचारी, जो कर्मचारी ओवर टाइम, जो कर्मचारी लंबी छुट्टी पर है, टेक्नोलॉजी में बदलाव, हाँ टेक्नोलॉजी में बदलाव या किसी एक्टिविटी के बंद होने के कारण जो कर्मचारी अनावश्यक हो गए हैं उनको ही क्या कहा जाएगा, सरप्लस स्टाफ कहा जाएगा। आवश्यकता से अधिक कर्मचारी होंगे उनको सरप्लस कहा जाएगा। मैन पावर प्लानिंग क्या है कि इसका उद्देश्य होता है कि सही संख्या में कर्मचारियों को बनाए रखना, ना तो कम ना ज्यादा। मैन पावर प्लानिंग इसी को बोलेंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक उपयुक्तता परीक्षा इतने अंतराल पर होनी चाहिए जो इससे कम न हो। तो ये कब होनी चाहिए, तो एक वर्ष में ये suitability टेस्ट हो जाना चाहिए। एक suitability टेस्ट should be held at the interval which should not be less than 1 year। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टेशन मास्टर की कैटेगरी में पद के लिए तय पदों का प्रतिशत ब्यौरा पैरा डैश के अंतर्गत आता है। परसेंटेज ऑफ पोस्ट फिक्स्ड फॉर द पोस्ट इन द कैटेगरी ऑफ स्टेशन मास्टर इज कवर्ड अंडर पैरा डैश। तो किस पैरा के अंतर्गत आता है, तो ये इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 122 से ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22, आरएलसी का मतलब क्या है, मतलब फुल फॉर्म पूछी है। आरएलसी रीजनल लेबर कमिश्नर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रीय श्रम आयुक्त। आरएलसी का जो मतलब है ये है रीजनल लेबर कमिश्नर। ये जो आरएलसी है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त या रीजनल लेबर कमिश्नर किसके अंतर्गत आएगा, तो ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, चयन पदों के लिए चयन बोर्ड में डैश अधिकारी होंगे। सिलेक्शन बोर्ड फॉर दी सिलेक्शन पोस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफिसर। तो कितने सदस्य होंगे, कम से कम 3 अधिकारी से कम नहीं होने चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, तदर्थ प्रमोशन के संबंध में अनुदेश डैश पैरा के नियम डैश में दिए गए हैं। द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अधोक प्रमोशन आर कंटेन एंड पैरा डैश ऑफ। तो किस पैरा में दिए गए हैं, तो ये इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 216। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कम से कम डैश स्थान के साथ राजपत्रित कैडर में बारी से हटकर प्रमोशन दिया जा सकता है। आउट ऑफ टर्म प्रमोशन में बी ग्रांटेड इन ग्रेजुएट कैडर ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंट्री इन ओलंपिक गेम विथ ए लिस्ट डैश पोजीशन। कि ऐसे राजपत्रित जो कर्मचारी कैडर है उसमें यदि कोई कर्मचारी ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको प्रमोशन मतलब कैसे दिया जा सकता है,
तो उसका प्रमोशन एकदम से 3rd स्थान पर दिया जा सकता है, तीसरे स्थान पर उसको पहुंचा दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस पद पर प्रमोशन के लिए वाइवा बॉस मौखिक जो परीक्षा है देना अनिवार्य है? तो कंडक्ट ऑफ वाइवा वॉइस इज मैंडेटरी फॉर प्रमोशन टू दी पोस्ट। तो कल्याण निरीक्षक में नहीं होती है, ग्रुप सी में नहीं होती है, जेई में नहीं होती है, कानूनी सहायक में होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 से, हेल्थ एजुकेटर और फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर को इस तरह वर्गीकृत किया गया है। हेल्थ एजुकेटर एंड फैमिली प्लानिंग फील्ड वर्कर्स आर क्लासिफाइड एज। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के कर्मचारी HOER के तहत 4 प्रकार के कर्मचारी, गहन जिनको इंटेंसिव बोलेंगे, कंटिन्यूस जो निरंतर बोलेंगे, तीसरे बताए थे आवश्यक रूप से विरामी EI एसेंशियल इंटरमिटेंट, और चौथे बताए थे एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हेल्थ एजुकेटर है और फैमिली प्लानिंग वर्कर है उनको किस में रखा गया है? तो इनकी जिम्मेदारी क्या होती है? 2400 घंटे की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर एक्सक्लूडेड में आ जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाहर रखे गए कर्मचारी या अपवर्जित कर्मचारी, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि जो हेल्थ एजुकेटर है उसकी 24 घंटे की जिम्मेदारी है, या फैमिली प्लानिंग है वो 24 घंटे की उसकी ड्यूटी मान सकते हैं। तो ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 28 से, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए ड्यूटी के दौरान मरने वाले या स्थायी रूप से विकलांग होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता डैश मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यदि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देंगे तो कर्मचारियों को जो आश्रित है उनको क्या प्राथमिकता है? तो ये फर्स्ट प्राथमिकता होगी, प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी रहेगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन देखिए, चयन पद पर प्रमोशन के संबंध में इज रेस्पेक्ट ऑफ प्रमोशंस टू ए सिलेक्शन पोस्ट। यहाँ पर जो 28 है, 28 का जो आंसर दिया गया है, 28 में देखिए कि पैनल में शामिल किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या के 3 गुना तक योग्य कर्मचारियों को चयन के लिए बुलाया जाएगा। आपने देखा होगा जो भी पैनल तैयार होता है उसमें जितनी भी वैकेंसी होती हैं उसके 3 गुना तक कर्मचारियों को बुलाया जाता है, उनका चयन किया जाता है। उसके बाद जितने भी कर्मचारी लेने होते हैं मेरिट बेस पर उनको लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 से, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, जिन मामलों में कर्मचारियों को आंशिक रूप से चिकित्सीय रूप से विकोटीकृत किया जाता है उनसे अनुकंपा के तहत पत्नी या बच्चों या आश्रितों को किस ग्रेड में नियुक्ति दी जाएगी? डीकैटराइज किया जाता है कि इन केस ऑफ वेयर एम्प्लॉय आर पार्सली मेडिकली डीकैटराइज्ड अपॉइंटमेंट अंडर CG कैन बी ऑफर्ड टू वाइफ, वार्ड या डिपेंडेंट इन विच ग्रेड। तो उनको लेवल 1 मतलब ग्रुप डी में उनकी पोस्टिंग दी जाती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, रेलवे कर्मचारियों को लगातार गहन या EI के रूप में वर्गीकृत करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो उपयुक्त तरीका है फैक्चुअल जॉब एनालिसिस, वास्तविक नौकरी विश्लेषण की गहन या EI के रूप में कैसे वर्गीकृत करेंगे? तो वास्तविक नौकरी विश्लेषण करने के बाद ही कि वो गहन में है या EI में है, एसेंशियल इंटरमीडिएट में है। अगला देखिए 32, क्या आत्महत्या करने वाले रेलवे कर्मचारियों के बच्चे आश्रित परिवार के सदस्य अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के पात्र हैं? आर दी वार्ड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज कमिटी सुसाइड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर कंपनसेशन ग्राउंड है? तो क्या मतलब कोई कर्मचारी जॉब कर रहा है और आत्महत्या कर लेता है तो उसके बच्चे या जो आश्रित हैं क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी? तो हाँ, नियुक्ति उनको दी जाएगी, बच्चे या जो आश्रित है उसको नौकरी दी जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। अगला देखते हैं, मंडल नियंत्रित पदों के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तियों में आश्रित भाई बहनों की नियुक्ति के मामले पर विचार करने की शक्तियां किसके पास हैं? मंडल नियंत्रित पद हैं तो मंडल में DRM साहब ही प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अनुकंपा नियुक्तियों के बारे में बताया तो यहाँ पर DRM साहब होंगे, ऑप्शन ए। इसके अलावा कई क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि अनुकंपा में न्यूनतम जो एज है उसमें छूट कौन दे सकता है? तो 1 वर्ष की छूट यदि चाहिए
तो जीएम साहब दे सकते हैं। अगर 2 वर्ष की छूट चाहिए तो रेलवे बोर्ड ये छूट देगा न्यूनतम एज में। यदि अनुकंपा पर नियुक्ति है कि आपकी एज कम हो रही है, 1 वर्ष की एज कम हो रही है, तो उसकी छूट जीएम साहब दे देंगे, और 2 वर्ष की छूट अगर लेना चाहते हैं तो रेलवे बोर्ड देगा। अगर हम ऊपरी सीमा की बात करते हैं, ऊपरी सीमा की बात करते हैं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, ऊपरी सीमा ज़्यादा हो रही है, तो 1 वर्ष की छूट डीआरएम साहब देंगे, 1 वर्ष की छूट डीआरएम साहब दे सकते हैं ऊपरी आयु सीमा में। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। ठेकेदार द्वारा मजदूरी के भुगतान के डिफॉल्ट के मामले में अधिनियम के तहत मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी डैश की होती है, कि मजदूरी के भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये प्रधान नियोक्ता प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला के देखिए, सभी रनिंग कर्मचारियों के लिए छुट्टी रिजर्व होने चाहिए। लीव रिजर्व फॉर ऑल रनिंग स्टाफ शुड बी 15 टू 30% है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। अगला देखते हैं, खेल कोटा के अंतर्गत भर्ती में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आप अप्रयुक्त कोटा का क्या होगा? कि खेल कोटा की कोई वैकेंसी है और आपने उस वैकेंसी को नहीं भरा है, मतलब अप्रयुक्त हो गई है, तो उस वैकेंसी का क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। इट्स अ लैप्स है, या समाप्त हो जाएगी। ये नहीं कि आपको आगे उसको नहीं जोड़ा जाएगा, कैरी नहीं किया जाएगा आगे में। तो उसको क्या है, जो जो भी वैकेंसी रहेंगी 1 2 3 4 जो भी वैकेंसी है उनको क्या है, समाप्त कर दिया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37। सेवंथ सीपीसी में लेवल 5 में न्यूनतम वेतन क्या है? तो लेवल 5 का न्यूनतम वेतन होता है डी 29,200। 1800 कितना किसका होता है? लेवल 1 का। 35,400 कितना होता, किसका होता है? लेवल 6 वाले का। और 25,500 किसका होता है? लेवल 4 वाले का। मैं यहाँ पर आपको सभी लेवल, जितने भी लेवल हैं उनके बारे में बता देता हूँ। कि लेवल 1 मैंने आपको बताया कि 18,000, लेवल 2 19,900, लेवल 2 19,900, लेवल 3 की बात करें तो 21,000, 21,700, 21,700, लेवल 4 का मैंने बताया कि 25,500, लेवल 5 का 29,200, लेवल 6 का 35,400, लेवल 7 की बात करें तो लेवल 7 में 44,900, 44,900, लेवल 8 की बात करें तो 47,600, 47,600, लेवल 9 की बात करें तो 53,100 रुपये, और लेवल 10 की बात करें तो 56,100 रुपये। अगर 11 की बात करें तो 67,700 रुपये। अगर लेवल 12 की बात करें तो 78,800 रुपये। लेवल 13 की बात करें तो 1,18,500 रुपये। लेवल 14 की बात करें तो 1,44,200 रुपये। लेवल 15 की बात करें तो 1,82,200 रुपये। अगर लेवल 16 की बात करें तो 2,05,400 रुपये। और लेवल 17 की बात करें तो 2,25,000 रुपये। और लेवल जो 18 है, लास्ट लेवल है, वो 2 लाख है, 2,50,000 रुपये। ये सभी लेवल का इस तरह से है। तो यहाँ पर पूछा गया था लेवल 5 का, तो ये होता है 29,200, 29,200। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पे मैट्रिक्स के लेवल 4 में तकनीशियन ग्रेड 2 को दे ब्रेक डाउन भत्ता की राशि क्या है? बहुत ही अच्छा है। ब्रेक डाउन भत्ते के बारे में पूछा है, जो बीडी अलाउंसेज मिलते हैं उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 540, 500, 450 से उपयुक्त में से कोई नहीं। लेवल 4 का है। लेवल 4 में अभी जो मिल रहा है ये 675 रुपये मिल रहा है। ये पुराना है, तो पुराने में मिलता था 540 रुपये। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मैं आपको बीडी अलाउंस के बारे में बता देता हूँ कि L1 मतलब लेवल 1 में अभी 338 रुपये मिलते हैं। पहले ये 270 रुपये मिलते थे। अगर लेवल 2 की बात करें तो पहले 405 रुपये मिलते थे और अभी 506 रुपये मिलते हैं। लेवल 4 की बात करें तो लेवल 4 में पहले 540 मिलते थे, अभी 675 मिलते हैं। और लेवल 6 प्लस से, मतलब लेवल 6 की बात करें तो ये अभी 844 रुपये मिलते हैं। पहले ये 675 रुपये मिला करते थे। तो यहाँ पर देखिए पुराने टाइप से पूछा है कि पुराना जो था तो 540 से रुपये प्रति माह के हिसाब से ये बीडीए अलाउंसेज मिलता है लेवल 4 को। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39। 39 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निलंबन रद्द करने के लिए किस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो SF है उसका उपयोग किया जाता है? आपने सुना होगा कि SF5, SF2, SF11
तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म जो चार्जशीट होती हैं, निलंबन रद्द करने के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? तो SF4 जारी किया जाता है। SF2 क्या होता है कि माना गया निलंबन, माना गया निलंबन। SF5 बड़ी शास्ति का आरोप पत्र। SF जो 3 होता है निर्वाह भत्तों से संबंधित होता है, निर्वाह भत्तों से संबंधित होता है। टोटल ये 14 तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, SF होते हैं, चार्जशीट होती हैं। तो मैं आपको एक-एक करके एक बार बता देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। SF1 यदि जारी हुई है तो निलंबन, एल SF1 में निलंबन। SF2 मैंने आपको बताया था कि माना गया निलंबन। SF3 आपको बताया कि निर्वाह भत्ते से लिए के लिए। SF4 में निलंबन रद्द करने के लिए। SF1 जब जारी होता है कि निलंबन किया जाता है और SF4 में उसको रिवॉक किया जाता है, निलंबित जो व्यक्ति है उसको निलंबन रद्द किया जाता है। SF5 में बड़ी शास्ति का आरोप पत्र। SF6 की बात करें तो दस्तावेजों के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना, दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना SF6 से। अगर SF7 की बात करें तो SF7 में जांच अधिकारी की नियुक्ति SF7। SF8 की बात करें तो प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति SF9 है, उसको अभी हटा दिया गया है। SF10 की बात करें तो संयुक्त कार्रवाई का आदेश है। इसके अलावा हम बात करें SF11 की तो SF11 आपने सुना होगा छोटी शास्ति का। SF11 आपने सुना होगा तो छोटी शास्ति का आरोप पत्र। SF12 की बात करें तो SF12 में ज्ञापन जहां नियम 14(1) के तहत कार्रवाई, सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई। SF12 दोबारा सुनिए, SF12 में ज्ञापन जहां नियम 14(1) के तहत जो कार्रवाई करनी होती है। SF13 की बात करें तो SF13 में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उसके विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई करनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति मांगने के लिए जारी की जाती है। और SF14 की बात करें तो ये जो सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी है उसके खिलाफ चार्जशीट निकाली जाती है, मतलब सेवानिवृत्त कर्मचारी को चार्जशीट ये रहेगी SF14। इसका जो आंसर है SF4 है, डी राइट आंसर है, निलंबन रद्द करने के लिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 40 है। LEO का मतलब क्या है? LEO का मतलब क्या है? तो लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर है, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ग्रुप बी का ये अधिकारी होता है। ग्रुप बी में इसकी पोस्टिंग होती है। इसका जो उद्देश्य क्या होता है कि श्रम जो कानून है उनको लागू कराना, उनके जो अधिकार हैं जैसे न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, स्वास्थ्य सुविधाएं और जो औद्योगिक विवाद है उन सभी को सुलझाना, ये होता है LEO, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी का काम। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 41। यदि पति और पत्नी दोनों रेलवे कर्मचारी हैं तो क्या दोनों अपने बच्चों के लिए शिशु शिक्षण भत्ता के लिए एक साथ पात्र हैं? इन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ रेलवे सर्वेंट आर दी बोथ कॉन्क्रेटली एलिजिबल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर ऑफ दी चिल्ड्रन, कि क्या वो एजुकेशन अलाउंस है, जो बच्चों का एजुकेशन अलाउंस मिलता है उसके लिए पात्र हैं? तो उसके लिए वो पात्र नहीं है, दोनों को वो नहीं मिलेगा। एक ही व्यक्ति को जो एजुकेशन अलाउंस है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, वो मिलेगा। यहाँ पर कि जो शिक्षण भत्ता है अभी 2813 रुपये पर मंथ मिलता है। पहले ये 2250 रुपये मिलता था। टोटल 33,756 रुपये अभी मिलता है। पहले ये 27,000 सालाना मिलता है। प्रथम 2 बच्चों के लिए ये भत्ता दिया जाता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस से। इसके अलावा हॉस्टल सब्सिडी भी मिलती है। तो हॉस्टल सब्सिडी पहले 6750 रुपये 6750 रुपये मिलती थी, अभी ये 8438 रुपये मिलती है। 8438 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ जो पूछा गया था कि दोनों पति और पत्नी दोनों कर्मचारी है तो क्या दोनों को चाइल्ड एजुकेशन मिलेगा? तो चाइल्ड एजुकेशन जो अलाउंस है वो केवल एक को ही मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडल SOP 2018 के किस भाग में स्थापना मामलों का प्रावधान है? विच पार्ट ऑफ मॉडल SOP 2018 कंटेन प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मैटर है?
क्वेश्चन नंबर 42 में जो पूछा गया है, तो पार्ट एफ जो भाग है उसमें इस मॉडल एसओपी से संबंधित जो मामले के प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, भर्ती में ओबीसी -% का आरक्षण दिया गया है। तो ओबीसी को आपको जितनी भी भर्ती होती है उनमें 27% का आरक्षण दिया गया है। टोटल आरक्षण आपको बता देता हूँ, एससी को 15% आरक्षण होता है, एसटी को 7.5% आरक्षण होता है, 7.5%। अगर ओबीसी की बात करें तो इनको 27% आरक्षण होता है, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10% आरक्षण है, और पीडब्ल्यूबीडी विकलांग कैंडिडेट है तो उसको 4% आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस में किसको मानेंगे? जिनका जो सालाना आय है वो 8 लाख से कम है, तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। यहाँ पर मैंने ओबीसी का पूछा था, तो ओबीसी में 2 टाइप से होता है, तो एक तो नॉन क्रीमिलियर होते हैं और एक क्रीमिलियर होते हैं। तो क्रीमिलियर को ये ओबीसी का फायदा नहीं मिलता है क्योंकि उनकी आय ज्यादा होती है, इसलिए फायदा नहीं मिलता है। नॉन क्रीमिलियर को ही ये जो आरक्षण है उसका लाभ मिलता है। तो यहाँ पर ओबीसी के बारे में पूछा गया था, तो 27% होता है, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10%, और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उसको 4% का आरक्षण दिया गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 ए के डैश कैडर में एक पद को आरक्षण के लिए आवेदन किए बिना नियमित आधार पर भरा जा सकता है। तो नियमित आधार पर बिना रोस्टर लागू किए उस नियमित आधार पर उसको भरा जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन 44। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 हॉस्टल सब्सिडी और सीईए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सीएए का दावा एक साथ किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी आपको मिल जाएगा। आपको मैंने बताया था कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस से टोटल अभी जो 33,756 मिलता है, और पहले ये 27,000 रुपये मिलता था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 45 है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम के तहत अपील डैश की अवधि के भीतर की जाएगी। तो ये 90 दिनों के भीतर की जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित जो रेल सेवा आचरण नियम है 1966 का रूल 3 में ये कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित रोकथाम से संबंधित ये नियम है 3 कई बार पूछा गया है कि रेल सेवा आचरण नियम में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए जो नियम है वो कौन सा है? तो 3 ये नियम है। राइट आंसर यहाँ पर 90 दिन हो जाएगा, अपील के लिए 90 दिन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 सद्भावना दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकीकरण और आपसी प्रेम को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। 21 मई को क्या होता है? 21 मई को आतंक विरोधी दिवस मनाया जाता है या राष्ट्रीय स्मृति दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, और 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 एक ही शहर में ट्रांसफर 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर कम दूरी के ट्रांसफर के लिए स्वीकार्य सीटीजी की दर क्या है? सीटीजी की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ सीटीजी एडमिसिबल फॉर ट्रांसफर विद इन सेम सिटी और स्लैश शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसफर विद इन डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जिसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त स्थानांतरण अनुदान। यदि किसी भी कर्मचारी का रेल हित में रेलवे द्वारा या डिपार्टमेंट द्वारा ट्रांसफर किया जाता है तो उसको क्या है, ये अनुदान दिया जाता है, सीटीजी उसको दी जाती है। यहाँ जो पूछा गया है कि 20 किलोमीटर से कम दूरी है और उसका ट्रांसफर किया जाता है तो उसको कितना सीटीजी मिलेगा, ये पूछा गया है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि अगर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी है तो 80% वेतन का जो है मूल वेतन प्लस जो डीए है उसका 80% यहाँ पर सीटीजी दिया जाता है, और 20 किलोमीटर से कम है
तो 1/3 है कि जो वेतन है, जो बेसिक है और डीए है उसका 1/3 दिया जाता है। यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी है कि कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है, तो कोई भी कंडीशन हो, या तो 20 किलोमीटर से ज़्यादा हो या 20 किलोमीटर से कम हो, तो उसको 80% ही सीटीजी दिया जाएगा। इसके अलावा कि आपने ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कराया है या म्यूचुअल ट्रांसफ़र है, तो आपको सीटीजी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा 180 दिनों के लिए आपका अस्थायी स्थानांतरण किया गया है, तो आपको सीटीजी नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो पूछा गया है कि 20 किलोमीटर से कम है, तो 1/3 मतलब 1/3 वेतन और डीए का दिया जाएगा। 20 किलोमीटर से कम है तो 1/3, यदि 20 किलोमीटर से अधिक है तो 80%, अगर सेवानिवृत्त हुआ है तो दोनों कंडीशन में 80% उसको दिया जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित भत्ता कोर्ट द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता। द फॉलोइंग अलाउंस कैन नॉट बी अटैच्ड बाई ए कोर्ट, तो एचआरए ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एचआरए अटैच नहीं किया जा सकता। एनएचए जो आपके त्योहार होते हैं उनसे, और नैंडीए नाथ छुट्टी नकदीकरण, रात्रि भत्ता रात्रि से सम है, और ये छुट्टी नकदीकरण, लीव इनकेसमेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लीव इनकेसमेंट में आप पूरी सर्विस में 6 बार ले सकते हो और एक बार में 10 छुट्टियों का पैसा आप ले सकते हो। आपके खाते में कम से कम 40 छुट्टी बची होनी होनी चाहिए, मतलब 40 छुट्टी होनी चाहिए, और 10 छुट्टी का लीव इनकेसमेंट लेने के बाद 30 छुट्टी आपके खाते में बची होनी चाहिए। 2-2 साल के अंतराल पर ये लीव इनकेसमेंट लिया जा सकता है। एलएपी का ये लीव इनकेसमेंट होता है। एलएपी जो छुट्टी होती है, आप उन एलएपी छुट्टियों में से 10 छुट्टी एक बार में लीव इनकेसमेंट करा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, नियम 9 में 2024 के संशोधन के अनुसार अनुशासनात्मक जांच करने के लिए अब तक आधिकारिक तौर पर किस तकनीक की अनुमति है? अकॉर्डिंग टू दी 2024 अमेंडमेंट टू रूल 9, what technology is now official permitted for conducting disciplinary inquiries। तो अगर अनुशासनात्मक जांच करनी है तो आप कैसे जांच करा सकते हैं? तो व्हाट्सएप मैसेज से नहीं हो सकती, टेलीफोन रिकॉर्डिंग से नहीं हो सकती, उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपने देखा होगा बड़े बड़े कोर्टों में भी ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत वहाँ पर सुनवाई होती है, तो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत अनुशासनात्मक जांच की जा सकती है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 51, स्थायी रूप से पूर्ण विकलांगता पर मुआवजे की राशि कम से कम कितनी होगी? द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन द परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी विल बी एट लीस्ट हाउ मच? तो ये 1,40,000, कम से कम 1,40,000 होगी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52, टेम्परेरी ट्रांसफर के दौरान एक कर्मचारी के सामान्य किराए का भुगतान करके पिछले पोस्टिंग की जगह पर क्वार्टर रखने की अनुमति दी जा सकती है। यह अवधि कितनी हो सकती है? कि ड्यूरिंग टेम्परेरी ट्रांसफर एंड एम्प्लॉय मे बी परमिटेड टू रिटेन द क्वार्टर्स एट द फॉर्मर प्लेस ऑफ द पोस्टिंग ऑन पेमेंट ऑफ नॉर्मल रेंट फॉर ए पीरियड ऑफ ए। यहाँ जो पूछा गया है कि यदि किसी कर्मचारी का टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है तो कर्मचारी को सामान्य किराए पर जो उसका जो नॉर्मल एचआरए कटता है उसी पर उसको क्वार्टर रखने की कितने दिन की अनुमति दे सकते हैं? कि वो अवधि क्या होगी? तो वो टेम्परेरी ट्रांसफर की पूरी अवधि, कि यदि कर्मचारी को टेम्परेरी ट्रांसफर किया है तो वो वापस भी आएगा तो वो उसी क्वार्टर में रहेगा, तो इसलिए पूरी अवधि जितने दिन वो टेम्परेरी ट्रांसफर पर रह रहा है उतने दिन की ये अवधि रहेगी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला देखिए, ट्रेड यूनियनों की मान्यता सामान्य रूप से वर्षों के लिए मान होगी, तो ये 5 वर्षों के लिए होती है। पहले ये 1-2 बार, जैसे 2013 में 6 वर्ष हो गई थी, सामान्यतः ये 5 वर्ष के लिए होती है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54, विद्युत डीजल विद्युत लोकोसेट ईएमओ सेट में निचले ग्रेड से टेक्नीशियन जो थर्ड है पदों के लिए पदोन्नति कोटा की रिक्तियां कितनी होती हैं? तो ये 50% होती हैं। जो डीजल विद्युत लोको या ईएमओ जो सेट है उसमें टेक्नीशियन थर्ड पदों के लिए जो पदोन्नति की जो रिक्तियां होती हैं वो 50% होती हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 में देखिए, कौन सा एचआरएम मॉड्यूल एक कर्मचारी के पूरे करियर इतिहास को बनाए रखने के लिए सेंट्रल है, जिसमें नियुक्तियां, प्रमोशन, ट्रांसफर और योग्यताएं शामिल हैं?
विच HRMS मॉड्यूल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS की फुल फॉर्म होती है। मॉड्यूल इज सेंट्रल फॉर मेंटेनिंग एंड एम्प्लॉयर कंप्लीट कैरियर हिस्ट्री इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर एंड क्वालिफिकेशन से यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन। MPP मॉड्यूल, MPP जो मॉड्यूल होता है इसमें कर्मचारी को पदों का सृजन का वर्णन होता है, पुनर्वितरण होता है, त्यागपत्र और ट्रांसफर से रिलेटेड ये होता है। यहाँ पर देखिए EAPR, जो APR होता है आपने सुना होगा कि APR में आपकी जो ग्रेडिंग है कि आउटस्टैंडिंग मिला है, वेरी गुड मिला है या गुड मिला है, तो ये APR में ग्रेडिंग होती है। APR की जो फुल फॉर्म होती है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। पास PTO मॉड्यूल जो होता है, आपने देखा होगा HRMS में आप पास PTO वाले मॉड्यूल में जाओगे तो वहां पर आपको पास PTO की पूरी डिटेल रहेगी, आपको कितने पास बचे हुए हैं, कौन सा पास है, ये पूरी डिटेल आपको मिलेगी। चौथा है ESR मॉड्यूल, मतलब SR इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड। सर्विस रिकॉर्ड में पूरी जैसे आपका सेवा का पूरा रिकॉर्ड होता है, जैसे प्रमोशन है, ट्रांसफर है, अपॉइंटमेंट्स है, पुरस्कार है, लीव है, ये सभी ESR में होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड होता है ये सभी होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर और क्वालिफिकेशन किस में होता है, किस मॉड्यूल में होता है, तो ये SR में होता है, ESR में होता है, ये ESR में यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये क्वेश्चन 55 देखिए, ये रहा पेपर, साउथ सेंट्रल रेलवे का पेपर है 30/1/2026 का। यहाँ पर सेशन भी दिया हुआ है कि किस सेशन में हुआ था। LDC कोटा है 35% और इसका समय दिया हुआ है 120 मिनट, टोटल 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय आपको मिलता है। टोटल 110 क्वेश्चन होते हैं, 110 में से आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। जो आप पहले 100 क्वेश्चन हल करोगे वही आपके चेक होंगे। आप भले ही 110 क्वेश्चन हल कर दें, लेकिन चेक आपके जो पहले 100 क्वेश्चन है वही चेक होंगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पेपर हल करें तो आप नेगेटिव मार्किंग से बचें। ये जो पेपर है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी पार्ट जो फर्स्ट है उसकी बना दी गई थी। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने 1 से 55 नंबर तक क्वेश्चन हल कराए थे। अभी 56 से लेकर 110 क्वेश्चन इस वीडियो में हल कराने वाले हैं। तो सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। है इसकी जो PDF है, PDF भी आपको मिलने वाली है। PDF पे जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको बहुत सारी PDF मिल जाएंगी। इसके अलावा हम बात करें कि जो PDF के लिए मैंने बता दिया है कि PDF आपको कहाँ मिलने वाली है, और 56 नंबर से यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। ये पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 1 की जो वीडियो है उसकी लिंक भी मैं इस पेपर के नीचे दे दूंगा, इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप सीधा पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद पार्ट सेकंड देखें, बहुत ही आपको अच्छा समझ में आने वाला है। देखिए 56 नंबर, यहाँ पर हम 56 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 56 से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। क्या कोई कर्मचारी ESS मॉड्यूल के माध्यम से जन्म तिथि में बदलाव का अनुरोध कर सकता है? ESS मॉड्यूल कहाँ होते हैं? ये HRMS में होते हैं। जितने भी मॉड्यूल हैं ये HRMS में होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS की फुल फॉर्म होती है। HRMS क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर कर्मचारी अपनी जो सर्विस रिकॉर्ड है, छुट्टियां हैं, पास है, PTO है और प्रमोशन है, ट्रांसफर है या सैलरी है, इन सभी से जुड़ी जानकारी वहां पर मैनेज कर सकता है, देख सकता है। ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, आपने देखा होगा जब भी HRMS खोलते हैं तो वहां पर ESS या एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस दिखाई देता है। वहां पर दोस्तों आप जो जानकारी है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है जन्म तिथि में बदलाव का अनुरोध कर सकते हैं, तो ESS मॉड्यूल में ये बदलाव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन C इज राइट आंसर है। हम यहाँ पर HRMS की बात हुई थी, तो HRMS रेलवे में 20 फरवरी 2020 को ये आया था और एक ये मोबाइल ऐप के रूप में आया हुआ था 20 फरवरी 2020 को। यहाँ पर ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस है। क्वेश्चन 56 का जो आंसर हो गया कि जन्म तिथि में आप ESS मॉड्यूल से चेंज नहीं कर सकते, तो ऑप्शन C राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिए 57, विदेश में डेपुटेशन की अवधि के दौरान कौन सा भत्ता स्वीकार्य नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन और जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, आपको जैसा भी सूटेबल लगे आप उसको देखिए। विच अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए डेपुटेशन अवॉर्ड। तो यहाँ पर जो परिवहन भत्ता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, विदेश में डेपुटेशन की अवधि के दौरान ये भत्ता आपको नहीं मिलेगा, परिवहन भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंस से। अगला देखिए एचआरएमएस में कौन सा मॉड्यूल कर्मचारियों के पदोन्नति आदेशों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए सबसे सीधे तौर पर उपयोग किया जाता है। विच मॉड्यूल इन एचआरएमएस इज मोस्ट डायरेक्टली यूज ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ प्रमोशन ऑर्डर ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पर देखिए जो हमने पार्ट फर्स्ट भी कराया था उसमें भी एचआरएमएस से रिलेटेड कई क्वेश्चन आए थे और पार्ट 2 में भी कई क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब एक पेपर में करीब 7-8 क्वेश्चन आपको एचआरएमएस से रिलेटेड मिलेंगे। तो एचआरएमएस एक यहाँ इस पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है कि कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो ये भी एचआरएमएस से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो 2020 में फरवरी 2020 में ये रेलवे में आया था। यहाँ पूछा गया था कि कौन सा मॉड्यूल कर्मचारियों की पदोन्नति आदेशों की पालना आदेशों है या ऑनलाइन प्रोसेसिंग सबसे सीधे तौर पर उपयोग किया जाता है। तो ये होता है यूडीआईपी। यूडीआईपी होती है फुल फॉर्म में यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन। यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका उद्देश्य होता है कि प्रमोशन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना। यही पूछा है कि कर्मचारियों की पदोन्नति जो प्रमोशन है उसकी प्रक्रिया को डिजिटलीकरण करना। यूआईडीपी ये एक एचआरएमएस का ही एक भाग है और इसका उपयोग मुख्य रूप से जो प्रमोशन है उसके मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। यूडीआईपी यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस फॉर प्रमोशन है। इससे पहले जो भी वीडियो बनाई थी उनमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा रही थी, कई लोगों का कमेंट आए थे कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पीड स्लो किया है, तो आप अपने हिसाब से स्पीड को मैनेज करके वीडियो देख सकते हैं। इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा हुआ है विभिन्न गैर राजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमानों का विवरण इसमें दिया गया है। स्केल ऑफ पे ऑफ वेरियस नॉन गजेटेड स्टाफ आर डिटेल्ड इन किस में दिया गया है। तो इसमें IREM चैप्टर 4 IREM चैप्टर 10 इस तरह से यहाँ पर ये दिए हुए हैं। तो ये IREM चैप्टर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विभिन्न जो गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं उनका वेतनमानों का विवरण इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल जो है 4 उसके अध्याय 4 में ये दिया गया है। IREM इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। अगर इसकी जगह सी होता IREC तो इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कॉड, सी से कॉड हो जाता है, एम से मॉड्यूल हो जाता है, मैनुअल हो जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60, यदि आरोप अनाधिकृत अनुपस्थिति का है तो डैश सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक हो सकता है। इन केस ऑफ अलग चार्ज इन अनऑथराइज्ड एब्सेंस डैश कैन बी वन ऑफ द लिस्टेड डॉक्यूमेंट। तो ये उपस्थिति रजिस्टर से ही ये क्लियर हो जाएगा कि वो उपस्थित था अनुपस्थित था, तो अटेंडेंस रजिस्टर इज राइट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61, आज की तारीख में एचआरएमएस में कौन सा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं किया जा सकता। वही एचआरएमएस से रिलेटेड है कि कौन सा नहीं किया जा सकता। तो जो बीआर होता है, बीआर के बाद सेटलमेंट, जो बीआर लेते हैं उसके बाद जो सेटलमेंट होता है वो एचआरएमएस में नहीं किया जा सकता। तो एज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 62, WIPER का मतलब क्या है। वेलफेयर इंस्पेक्टर है, वेलफेयर इंस्पेक्टर पैरामीटर एक्सक्लूशन एंड रिव्यू, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एज राइट आंसर हो जाएगा WIPER इसकी जो फुल फॉर्म है वेलफेयर इंस्पेक्टर पैरामीटर एक्सक्लूशन एंड रिव्यू, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, पहला अपील आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर
PIEO से निर्णय प्राप्त होने के दिनों के भीतर पहली अपील प्राधिकरण के पास किया जा सकता है। The first appeal to be first appellate authority can be prepared by the applicant within dash days from the expiry of the prescribed time limit of the receipt of the decision फ्रॉम दी PIO। PIO क्या है ये पहले समझ लीजिए। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको हिंदी में लोक सूचना अधिकारी कहते हैं। तो पहली अपीलीय प्राधिकरण के पास कितने दिन में किया जा सकता है? तो ये 30 दिन में किया जा सकता है, 30 दिन में। यदि RT के मामले में जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित यदि मामला है तो उसको 48 घंटे में किया जा सकता है, 48 घंटे में किया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर 30 डे हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 है। किसी बीमारी से पीड़ित रेलवे कर्मचारी के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर HRA 180 दिन तक पूरी दर से स्वीकार्य है, जिससे चिकित्सा प्रमाण पत्र डैश दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। कि यदि कोई कर्मचारी बीमार है और मेडिकल सर्टिफिकेट पर उसको HRA 180 दिन का पूरा HRA मिलता है, लेकिन चिकित्सा प्रमाण पत्र पर कितने दिनों तक उसको पूरा HRA के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये 240 दिन होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि शहर की श्रेणी के हिसाब से XYZ ये 3 श्रेणी रखी हैं HRA की। तो XYZ में यहाँ पर जैसे 30% HRA दिया जाता है, Y में 20% और Z में 10% HRA दिया जाता है। यदि पति पत्नी एक ही शहर में जॉब करते हैं तो उनमें से एक को ही HRA दिया जाता है, दोनों को HRA नहीं दिया जाएगा। और यदि दोनों में से किसी ने HRA ले रखा है, HRA से रिलेटेड कि कोई भी आवास ले रखा है, सरकारी आवास ले रखा है, तो दोनों में से किसी को भी HRA नहीं मिलेगा। मतलब पति पत्नी है और एक ही शहर में जॉब करते हैं और सरकारी आवास ले रखा है तो उनको HRA नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो पूछा गया था 240 दिन की 180 दिन तक पूरा मिलता है, और यदि चिकित्सा प्रमाण पत्र पर उसको ही 240 दिन तक बढ़ा सकते हैं। अगला देखिए, सरकारी नौकरी के लिए भविष्य में कौन सी शास्ति अयोग्यता मानी जाती है? शास्ति मतलब दंड है। विच पेनल्टी इज कंसिडर्ड ए डिसक्वालिफिकेशन फॉर द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सेवा से बर्खास्तगी, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। ऑप्शन 65 नंबर है। अगला देखिए, HRMS में LAA स्टैंड फॉर इन HRMS, वही HRMS का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट डज LAA स्टैंड फॉर इन HRMS। इसमें क्या मतलब है? तो लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है। LAA का मतलब लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी होता है। ये ऑप्शन यहाँ पर लोन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए कर्मचारी को कौन सी जरूरी जानकारी चाहिए? व्हाट इज मैंडेटरी डिटेल आर रिक्वायर्ड फॉर ए एम्प्लॉय टू रजिस्टर ऑन उम्मीद पोर्टल। तो क्या क्या जानकारी चाहिए? तो उसको PF, PPO, पेन या डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। उम्मीद पोर्टल क्या है? उम्मीद पोर्टल ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है। इसमें जो ये शुरू की गई थी, क्रिस द्वारा ये शुरू की गई है, विकसित की गई है, जिसमें कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं या उनके जो आश्रित हैं उनको एक स्मार्ट मेडिकल कार्ड दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 2019 में जून से 2019 में शुरू की गई है। उम्मीद पोर्टल मेडिकल कार्ड है जो कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं या उनके जो आश्रित हैं उनको ये दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या जानकारी चाहिए ये पूछा गया था। तो PF, PPO, पेन एंड डेट ऑफ बर्थ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 68। एक रेलवे कर्मचारी के खाते में वर्ष से कितने दिनों की HLAP जमा की जा सकती है? एक वर्ष में पूछा है, तो एक वर्ष में होती है 20 दिन की। 20 दिन की कैसे होती है कि 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को 10, टोटल 20 एक साल में होती हैं। और ये 5/3 के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से खाते में जमा होती है, पर मंथ का माना जाए। तो
छुट्टी नकदीकरण होना है, जब किसी का रिटायरमेंट हो जाता है और उसको एलएपी की कमी हो रही है, एलएपी अगर उसकी 300 नहीं हो रही है तो यहाँ पर एचएलएपी को जोड़ा जाता है और एचएलएपी को जोड़ने आधा ही पेमेंट जोड़ा जाएगा एचएलएपी का, तो एचएलएपी को जोड़ लिया जाता है और इनकी पूरे उम्र में मतलब पूरी सेवा में जमा करने की कोई लिमिट नहीं होती है। एलएपी की लिमिट होती है 300, लेकिन इसकी लिमिट नहीं होती है। तो सेवानिवृत्ति पर एलएपी यदि कम होती है तो इनको जोड़ दिया जाता है। एच एलएपी पर ईयर 20 मिलती हैं और पर मंथ की बात करें तो 5/3 के हिसाब से ये ऐड होती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69, IREM इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के किस चैप्टर में रेलवे कर्मचारियों के नाम में बदलाव के बारे में बताया गया है? इन विच चैप्टर इन IREM डील विथ चेंज इन नेम ऑफ रेलवे सर्वेंट। तो इसमें दिखाया गया है चैप्टर 12 आंसर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70 सांस्कृतिक कोटे के तहत भर्ती केवल 7th जो सीपीसी है के लेवल में की जा सकती है। सांस्कृतिक कोटा है जो कल्चरल कोटा है उसमें किस लेवल पर भर्ती की जा सकती है कि लेवल 1 2 3 4। तो द रिक्वायरमेंट अगेंस्ट कल्चरल कोटा इज डन इन ओनली लेवल डैश ऑफ 7th सीपीसी। तो लेवल टू जो आपको पता है 19,900 का इसका पेमेंट होता है, बेसिक होता है। तो इस पर ही यहाँ पर पोस्टिंग दी जाती है, ज्वाइनिंग कराई जाती है लेवल 2 में। सांस्कृतिक कोटे में L2 में ये दी जाती है लेवल 2। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 71 RS आचरण नियम 1966 का नियम डैश है सरकारी आवास को उप किराए पर देने और खाली करने से संबंधित है। रूल नंबर डैश ऑफ RS जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है 1966 डील विथ एस्टेब्लिशिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। तो यहाँ पर जो अपील नियम है रेल सेवा आचरण नियम रेलवे सर्विस जो कंडक्ट रूल 1966 से रिलेटेड पूछा गया है कि आप जो रेलवे क्वार्टर है सरकारी आवास है उसको किराए पर नहीं दे सकते। तो उससे रिलेटेड कौन सा रूल है? तो यह है 15A ये रूल है। यहाँ पर देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट जो रेल सेवा आचरण नियम है टोटल 26 नियम है उनको बता देता हूँ। इससे रिलेटेड मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। टोटल 26 रूल है। यहाँ पर देखिए मैं आपको शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट रूल है वो बता देता हूँ। तो रूल नंबर 1 है, इसमें क्या कहा गया है? संक्षिप्त नाम दिया गया है, संक्षिप्त नाम रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल संक्षिप्त नाम। रूल नंबर 2 में परिभाषाएं, रूल नंबर 2 में परिभाषाएं दी गई हैं। और रूल नंबर 3 में देखिए 3A में तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है। 3A तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है। 3C बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। 3C महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। ये बहुत ही पेपरों में देखने को मिलता है तो आप इसको रट लें 3C को, महिला यौन उत्पीड़न। अगर हम बात करें रूल नंबर 5 की तो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना वर्जित होगा। रूल नंबर 5 के हिसाब से कि राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर 6 कि संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है। रेलवे के जो संघ हैं या संगठन में उनमें शामिल हो सकते हैं, जो बाहर के संघ या संगठन है उनमें आप शामिल नहीं हो सकते। रूल नंबर 7 की बात करें तो प्रदर्शन या धरना या जुलूस में आप भाग नहीं ले सकते। रूल नंबर 8 की बात करें तो प्रेस या मीडिया से संबंध रखना भी वर्जित है, प्रेस या मीडिया से संबंध रखना भी वर्जित है। रूल नंबर हम 9 की बात करें तो रूल नंबर 9 में सरकार की आलोचना करना भी वर्जित है। रूल नंबर 13A बहुत इंपॉर्टेंट है, दहेज प्रथा से संबंधित है कि दहेज लेना या देना वर्जित होगा। 13A में दहेज लेना या देना वर्जित होगा। रूल नंबर 15A कि रेलवे आवास को आप किराए पर नहीं दे सकते। और रूल नंबर 22 की बात करें तो ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन करना वर्जित है। रूल नंबर 22A। ऐसे ही 22A ये 22 था और ये 22A ये भी इम्पोर्टेंट है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर लगाना वर्जित है। कोई भी रेलवे कर्मचारी अपने पास या अपने बच्चे को 14 वर्ष से कम उम्र है
तो उसको रोजगार पर नहीं लगा सकता। ये इम्पोर्टेंट रूल है। इस पूरी रूल मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कि रेल आवास से संबंधित, तो 15 एज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 72, पितृत्व अवकाश यदि उपयोग नहीं किया जाता है, पैटर्निटी लीव इज नॉट यूटिलाइज, तो क्या होगा, समाप्त हो जाएंगी। पैटर्निटी लीव आपको पता है कि 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है, और ये कब से कब तक मिलती है, प्रसव के 15 दिन पहले से और 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आपको ये पैटर्निटी लीव लेनी होती है। नहीं तो क्या होगा कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर उपयोग नहीं किया जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कितनी छुट्टियां मिलती हैं, 15 दिन की ये छुट्टियां मिलती हैं। कब से कब आप इनको ले सकते हैं, जो प्रसव है उससे 15 दिन पहले से और 6 महीने के भीतर आप ये छुट्टियां ले सकते हैं, पैटर्निटी लीव। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 73, अनुशासन अपील नियम का कौन सा नियम उन दंडों को परिभाषित करता है जो एक रेलवे कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं। कौन सा नियम है, तो रूल नंबर 6 है, 6 नियम है, रूल नंबर 6 उसमें उन दंडों को परिभाषित करता है जो एक रेलवे कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं। रूल नंबर 6 में आपने देखा होगा शास्तियां, जितने भी चार्जशीट हैं वो दी हुई हैं, जितने भी दंड हैं वो दिए हुए हैं। जैसे आपने पूछा होगा, सुना होगा कि SF5 जारी हो गई है, SF1 जारी हो गई है, SF11 जारी हुई है, तो ये सभी क्या है, रूल नंबर 6 में दी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पर रूल जो 6 है उसमें जो दंड है उनको बता देता हूँ कि जब SF1 जारी होती है तो निलंबन किया जाता है। आपने सुना होगा कि निलंबित कर दिया है, तो SF1 यहाँ पर जारी होगी। SF2 क्या है कि SF2 में माना गया निलंबन SF2। SF3 की बात करें तो निर्भय भत्तों से संबंधित है। SF4 की बात करें तो जो SF1 में निलंबन किया गया था, तो SF1 में निलंबन रद्द से संबंधित है। SF5 आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, तो SF5 बड़ी शास्ति है, मतलब बड़ा दंड है, मेजर पेनल्टी है। अगर हम बात करें SF7 की, तो ये जांच अधिकारी की नियुक्ति, जब आपको कोई दंड दिया जाता है तो उसमें जो जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो SF7 जारी की जाती है। SF8 में प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति और SF9 को हटा दिया है। उसके बाद SF10 की संयुक्त कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। और SF11 आपने सुना होगा, तो छोटी शास्ति, माइनर पेनल्टी होती है। SF14 होती है, SF14 की जो सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी है उसके खिलाफ चार्जशीट के लिए ये SF14 जारी की जाती है। तो ये 14 तक चार्जशीट होती हैं जो रूल नंबर 6 में दिए गए हैं। अनुशासन अपील नियम 1968 है। वैसे मैंने इसकी वीडियो भी अलग से बनाई हुई है, तो आप वहां पर भी ये देख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 74, एक बेटा 21 साल की उम्र में के बाद ही रेलवे पास में शामिल होने के योग्य है यदि वो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का बोनाफाइड छात्र है, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उसमें अगर पढ़ रहा है तो उसको 21 वर्ष के बाद भी क्या मिल जाएगा, पास में शामिल वो हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत अधिकतम मुआवजा दिया जा सकता है। इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन मैक्सिमम कंपनसेशन इट पेड अंडर द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, ये कब दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नीचे दिए हुए, पहले मैं आपको ये कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 बता देता हूँ। ये आया था 1923 में, लेकिन लागू हुआ था 1 जुलाई 1924 को, 1 जुलाई 1924 को ये लागू हुआ था। और उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू किया गया था। इसमें कि जो कोई बीमारी की स्थिति में कर्मचारी या उनके आश्रितों को या नियोक्ता द्वारा वित्तीय मुआवजा प्रदान किया जाता है। जैसे जो भी आश्रित हैं, जो नियोक्ता के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये वित्तीय सहायता कब दी जाएगी, तो स्थायी पूर्ण विकलांगता, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट पर दिया जाएगा। तो ये कितना दिया जाता है, तो ये 1,40,000 दिया जाता है पूर्ण विकलांगता पर है। और यदि डेथ हो जाती है तो 1,20,000 ये दिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है,
स्पेशल क्लास लेवल क्रॉसिंग घोषित किए गए लेवल क्रॉसिंग एंड गेट कीपरों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? दी मैक्सिमम अंडर द गेट कीपर एट ए लेवल क्रॉसिंग डिस्क्लार्ड एज स्पेशल क्लास ऑफ लेवल क्रॉसिंग एट ए। तो ये 3 संख्या होती है, 3 होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 77। सरकारी कर्मचारियों के सदस्यों के प्रतिनिधियों को बैठकों में शामिल होने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितनी विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाती है? स्पेशल कैजुअल लीव कितनी दी जाती है, ये पूछा गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर दैट कैन बी ग्रांटेड टू द डेलीगेट्स ऑफ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अटेंड मीटिंग। जो सरकारी समिति होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, उनके सदस्यों को प्रतिनिधियों को, जो प्रतिनिधि हैं उनको जो मीटिंग्स होती हैं उनमें भाग लेने के लिए कैलेंडर वर्ष में कितनी छुट्टी दी जाती है, ये पूछा गया है। तो ये 15 छुट्टियां दी जाती हैं। सी इज राइट आंसर है। स्पेशल कैजुअल लीव कई जगह दी जाती हैं, कई लोगों को दी जाती हैं, जैसे स्काउट गाइड या खेलकूद जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उनको 30 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं। यहाँ जैसे 15 दिन की मिलती हैं, ऐसे ही 30 दिन तक ये छुट्टियां दी जाती हैं। या कोई पर्वतारोहण कर रहा है या ट्रैकिंग कर रहा है तो उसको भी 30 दिन तक की छुट्टियां दे सकते हैं। सरकारी समितियों से संबंधित कार्य जैसे अभी आया था, प्रतिनिधियों को बैठक के लिए 15 दिन की छुट्टी दी जा सकती है। परिवार नियोजन के लिए भी छुट्टी दी जाती है। परिवार नियोजन से संबंधित कि सेल्फ के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए, तो उस हिसाब से छुट्टियां दी जाती हैं। गणतंत्र दिवस या ब्लड डोनेशन आप करते हैं तो उस समय भी स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है और वो 1 दिन की ये स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। यहाँ का जो राइट आंसर है वो 15 डेज है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 है। रेलवे सेवा पेंशन असाधारण नियम 1993 के तहत डैश विकलांगता के लिए पेंशन भोगी विकलांगता पेंशन पर रिटायर होंगे। तो ये 100% होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है कि जो रेल सेवा पेंशन जो नियम है 1993 उसके तहत 100% विकलांगता के लिए पेंशन भोगी जो विकलांगता पर रिटायर होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 79। प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के लिए मंडल स्तर की बैठकों में पीएनएम की फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी का मतलब ये पीएनएम बैठक जो होती है कितने दिन बाद होती है? तो ये 2 महीने में एक बार होती है, मतलब साल में ये 6 बार होती है। पीएनएम की बात होती है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, जिसको हिंदी में स्थायी वार्ता तंत्र बोलते हैं। स्थायी वार्ता तंत्र इंग्लिश में जो मैंने बताया था परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी ये इसकी फुल फॉर्म होती है। पीएनएम इसके जो अध्यक्ष होते हैं मंडल स्तर पर है। कई बार पूछा जाता है कि पीएनएम के मंडल स्तर पर जो अध्यक्ष होते हैं, तो मंडल स्तर पर डीआरएम साहब होंगे, और अगर क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो जीएम साहब होंगे, और रेलवे बोर्ड स्तर पर बात करें तो रेलवे महानिदेशक इसके अध्यक्ष होंगे। पीएनएम परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, हिंदी में स्थायी वार्ता तंत्र। इसकी मीटिंग जो होती है 2 महीने में एक बार, मतलब साल में 6 मीटिंग इसकी होती हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। आरएस पेंशन नियमों के किस नियम के तहत चिकित्सीय रूप से भी कोटिकृत कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में रेलवे छोड़ने के विकल्प पर निपटान किया जा सकता है? अंडर विच रूल ऑफ आरएस पेंशन रूल कैन बी सेटल्ड ऑन ऑप्शन 2 क्वाइट रेलवे रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकली डीकैटराइज्ड स्टाफ। तो रूल नंबर जो है 69 है। 69 की रेलवे छोड़ने के विकल्प पर निपटान किया जा सकता है। तो रूल नंबर 69। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 81। 7वें जो पे कमीशन है उसमें वार्षिक वेतन वृद्धि किन 2 तारीखों में से किसी एक पर दी जा सकती है? तो पहले ये जुलाई में मिलती थी, पहले काफी दिन पहले जुलाई में मिलती थी। अभी ये 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, मतलब साल में आप 2 बार किसी भी तारीख में एक इंक्रीमेंट ले सकते हैं। कोई जुलाई में लेता है, कोई जनवरी में लेता है। तो 1 जनवरी और 1 जुलाई में इंक्रीमेंट लगते हैं, वेतन वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला देखिए, रेलवे में काम करने वाले स्नातकोत्तर योग्यता वाले डॉक्टरों को कौन सा भत्ता दे है? विच अलाउंस इज पेबल ऑफ डॉक्टर वर्किंग रेलवे एंड हैविंग पोस्ट ग्रेजुएटेड क्वालिफिकेशन। तो ये स्नातकोत्तर भत्ता भी मिलता है, वार्षिक भत्ता भी मिलता है,
ऑप्शन ए और बी इज राइट आंसर। जो एनुअल अलाउंस है वो भी मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस है वो भी मिलेगा। रेलवे में काम करने वाले स्नातकोत्तर जो डॉक्टर हैं उनकी बात हो रही है, तो ये वार्षिक भत्ता और स्नातकोत्तर भत्ता दोनों ही भत्ते उनको मिलेंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 83। क्या ओपन विज्ञापन के क्या ओपन विज्ञापन के माध्यम से रेलवे कोटा के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में अधिकतम जो छूट है उसके लिए पूछा गया है कि छूट है या नहीं। तो ये किसी भी श्रेणी में कोई छूट अनुमेय नहीं है, कोई भी छूट नहीं मिलती है। ओपन कोटा की बात हो रही है और खेल कोटा की बात हो रही है। ओपन कोटा, खेल कोटा में तो यहाँ पर आयु सीमा में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। अगर ओपन जो भर्तियां होती हैं, खेल कोटा वाली भर्ती नहीं, नॉर्मल भर्तियां होती हैं, उनमें एसटी एससी कैंडिडेट को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और जो पीडब्ल्यूबीडी विकलांग व्यक्ति है उसको 10 वर्ष की छूट दी जाती है। लेकिन यहाँ पर खेल कोटा में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए एचआरएमएस, वही देखो एचआरएमएस का क्वेश्चन आ गया। एचआरएमएस में ई पास सिस्टम में स्प्लिट पास का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? स्प्लिट का पास का मतलब टुकड़ों से संबंधित है। स्प्लिट पास इन एचआरएमएस ई पास सिस्टम व्हाट इज द स्प्लिट पास यूज्ड फॉर? परिवार के सदस्यों को कर्मचारी से अलग यात्रा करने की अनुमति देने के लिए। टू अलाउड फैमिली मेंबर टू ट्रेवल सेपरेटली फ्रॉम द एम्प्लॉयज, ये पूछा गया था। यहाँ पर है कि ई पास सिस्टम में स्प्लिट पास का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये परिवार के जो सदस्य हैं, कर्मचारी से अलग यात्रा करने की अनुमति देने के लिए स्प्लिट पास से का उपयोग किया जाता है। तो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 85। फैक्ट्री अधिनियम की धारा 2 के अनुसार किसे वयस्क कहा जाएगा? एज पर सेक्शन 2 इज फैक्ट्रीज एक्ट हु विल बी कॉल्ड एन अडल्ट। फैक्ट्री अधिनियम है कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम या फैक्ट्री अधिनियम की 1948 की धारा के अनुसार किसे वयस्क कहा जाएगा? तो वयस्क किसे कहा जाएगा? जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो गई है, मतलब व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसको ही वयस्क कहा जाएगा फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। छुट्टी खाते से छुट्टी कब डेबिट नहीं की जाती है? व्हेन इज लीव नॉट डेबिटेड फ्रॉम द लीव अकाउंट। देखो यहाँ पर लीव अकाउंट आपने देखे होंगे, जब एसआरएमएस में बहुत सारे लीव अकाउंट होते हैं, तो एलएपी का एक लीव अकाउंट होता है, उसमें छुट्टियां आपको दिखाई देती हैं। इसमें जब भी ये छुट्टियां लेंगे तो वो डिडक्ट हो जाएंगी। छुट्टी दे नहीं, लीव नॉट ड्यू, इसमें भी छुट्टियां आपकी डिडक्ट हो जाएंगी। मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव, जो मैटरनिटी लीव होती है उसमें ये डेबिट नहीं होती है, ये डेबिट नहीं होती है मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव टोटल 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती हैं और प्रथम 2 बच्चों के लिए ये छुट्टियां मिलती हैं। कब से शुरू हुई हैं? 1/9/2008 से ये छुट्टियां शुरू की गई हैं। पात्र कौन होता है? जिसमें विवाहित महिला है, अविवाहित महिला है उसको भी, और जो अप्रेंटिस महिलाएं हैं उनको भी ये छुट्टियां दी जाती हैं। इसके अलावा जब गर्भ स्राव हो जाए या मिसकैरेज या गर्भ स्राव बोलेंगे उसको, उस समय मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर 45 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं। मैटरनिटी 180 दिन, लेकिन मिसकैरेज के समय 45 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं। मिसकैरेज मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 87। ऐसे मामलों में जहां जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण मंडल स्तर पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों को अस्वीकार कर दिया गया है, उन्हें डैश द्वारा समीक्षा डैश पुनः ओपन किया जा सकता है। तो ये जीएम साहब द्वारा पुनः ओपन किया जा सकता है कि जहां जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण मंडल स्तर पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को अस्वीकार किया गया है, तो उसकी समीक्षा या पुनः ओपन के लिए महाप्रबंधक साहब उसको समीक्षा या पुनः ओपन करवा सकते हैं। अगला देखिए, अंतिम संस्कार अग्रिम को 15,000 रुपये से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है, तो इसको 25,000 कर दिया है। फ्यूनरल एडवांस हैज बीन इन चेंज फ्रॉम 15,000 टू RS 25,000, 25,000 इसको कर दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 89। रनिंग कर्मचारियों के मामले में वेतन की सामान्य दर से मूल वेतन का डैश % शामिल होता है, तो ये 30% होता है कि जो रनिंग कर्मचारी हैं उनका जो
नॉर्मल वेतन जो होता है उसमें 30% ऐड होके आता है इन केस ऑफ रनिंग स्टाफ इन ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे इंक्लूडिंग 30% ऑफ बेसिक पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। एस सी आर ये तो साउथर्न सेंट्रल रेलवे है। डब्ल्यू एट जोनल रेलवे जोनल लेवल के क्षेत्रीय स्तर पर अध्यक्ष पूछा गया है, चेयरमैन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एस साउथ सेंट्रल रेलवे, लेकिन डब्ल्यू का यहाँ पर फुल फॉर्म है वोमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन WWA। तो जो जीएम साहब होते हैं उनकी जो पत्नी होती हैं वो वोमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैन होती हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। WWO वोमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन SECR के लिए पूछा गया है। तो महाप्रबंधक जो होते हैं, जीएम होते हैं, उनकी पत्नी उसकी चेयरमैन होती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 91। कितनी राष्ट्रीय छुट्टियां अनिवार्य हैं? तो जो नेशनल हॉलीडे हैं मेड कंपलसरी, तो कम से कम, कंपलसरी का मतलब कम से कम तो 3 होती हैं, 3 कंपलसरी। बाकी रनिंग स्टाफ है या जो ओपन स्टाफ है उसके लिए, DRM ऑफिस स्टाफ के लिए बहुत सारी छुट्टियां अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार एक वयस्क एक सप्ताह में कितने घंटे काम कर सकता है? फैक्ट्री अधिनियम जो फैक्ट्री एक्ट उसके अनुसार है एक कर्मचारी एक सप्ताह में कितने घंटे काम कर सकता है? तो 48 घंटे काम कर सकता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक नहीं, प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक नहीं। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट के में काम पर रोक लगी हुई है और ये 6 AM से लेकर 7 PM तक ही यहाँ पर वो काम कर सकती हैं, फैक्ट्री अधिनियम। तो ये 48 घंटे होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93। जिन कर्मचारियों का ग्रेड पे 2400 लेवल 4 से ज़्यादा और 4200 लेवल 6 तक वे किस प्रकार के क्वार्टर के हकदार हैं? तो लेवल 4 और से ज़्यादा और लेवल 6 से तक है, वे किस प्रकार के क्वार्टर के हकदार होते हैं? यहाँ पर देखिए टाइप 1 1800 जो ग्रेड पे होती है उसको मिलता है। इसके अलावा लेवल 1 वाले को मिलता है टाइप 1, और लेवल 1 से लेकर 4 को टाइप 2 मिल जाता है। पहले तो टाइप 1 ही मिलता था 1800 को, लेकिन अभी 1 से लेकर 4 तक टाइप 2 मिल जाता है। टाइप 3 लेवल 5 से और लेवल 6 वाले को टाइप 3 मिलता है। और टाइप 4 की बात करें तो लेवल 7 से ऊपर जो होते हैं, लेवल 7 या उससे ऊपर टाइप 4 क्वार्टर उनको मिल जाता है। तो यहाँ जो पूछा गया था कि L4 मतलब लेवल 2400 और 4200 तक है तो उसको कौन सा क्वार्टर मिलेगा? तो टाइप 3 क्वार्टर उनको मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। ओपन लाइन स्टाफ के मामले में प्रतिबंधित छुट्टियों की संख्या कितनी है? तो ओपन लाइन स्टाफ प्रतिबंधित छुट्टियों की संख्या कितनी है? तो ये हकदार नहीं होते हैं, नॉट एंटाइटल होते हैं, इनको ये छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95। लोको और यातायात रनिंग कर्मचारियों को 8 घंटे या उससे ज्यादा की रनिंग ड्यूटी के बाद हेडक्वार्टर में कितना आराम मिलता है? लोको और यातायात कर्मचारियों की बात हो रही है तो इनको 16 घंटे का आराम उनको मिलता है। 8 घंटे या उससे ज्यादा की रनिंग ड्यूटी के बाद इनको हेडक्वार्टर में जो आराम मिलता है 16 घंटे का इनको आराम मिलता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96। रेलवे क्वार्टर के आवंटन के लिए कर्मचारियों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो उसमें आवश्यक और गैर आवश्यक, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97। 7वें CPC में स्वीकृत अनुकंपा भत्ता प्रति माह से कम नहीं होगा। तो ये 9000 से कम नहीं होगा। 7वें पे कमीशन के अनुसार अनुकंपा जो भत्ता है कम से कम 9000 होगा, इससे कम नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगला देखिए 98। इंटेंसिव कर्मचारियों के निर्धारित न्यूनतम साप्ताहिक अवकाश है। तो इंटेंसिव कर्मचारी HOVR के तहत 4 प्रकार से कर्मचारियों को वर्गीकृत किया गया है। मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है। तो ये इंटेंसिव जो कर्मचारी, जैसे कौन कौन से कर्मचारी होंगे? इंटेंसिव होंगे, दूसरे होंगे जिसको कंटिन्यूस बोलेंगे, कंटिन्यूस इनको बोलेंगे निरंतर। तीसरे जो होंगे
AI एसेंशियल इंटरमिटेंट और चौथे होंगे एक्सक्लूडेड अपवर्जित। ये 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। यहाँ पर इंटेंसिव के लिए पूछा गया है, इंटेंसिव के लिए 30 घंटे का विश्राम होता है। इंटेंसिव कर्मचारी कौन होते हैं? जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है और वो 1 घंटे से भी कम निष्क्रिय रहते हैं, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से व्यस्त रहते हैं, वो इंटेंसिव कहे जाएंगे, इंटेंसिव उनको कहेंगे। दूसरे मैंने बताए थे कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस इनकी ड्यूटी 8 घंटे की होती है और ये औसत 2 घंटे से कम निष्क्रिय रहते हैं, मतलब ये भी क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से व्यस्त रहते हैं। औसत ड्यूटी इनकी 8 घंटे की होती है और प्रति सप्ताह इनको भी 30 घंटे का साप्ताहिक अवकाश इनको मिलता है। तीसरे जो प्रकार के होते हैं AI एसेंशियल इंटरमीडिएट, आवश्यक रूप से विरामी हिंदी में बोलेंगे तो ये इनकी 12 घंटे की ड्यूटी होती है। इनको शारीरिक व मानसिक व्यस्त रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब एकाग्रता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ये 10 से 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और प्रति सप्ताह 60 से 72 घंटे ये ड्यूटी करते हैं। ये इनको जो विश्राम की अवधि होती है 24 घंटे की विश्राम की अवधि होती है कि आज ये ड्यूटी गए हैं, इनका एक रेस्ट पड़ेगा, उसके बाद अगले सेम समय पर ये आएंगे, तो 24 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है। चौथे जो प्रकार के होते हैं वो अपवर्जित या एक्सक्लूडेड होते हैं। ये क्या है, 24 घंटे का दायित्व इनका होता है, 24 घंटे ये ड्यूटी पर होते हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है, तो उसमें सुपरवाइजर जो लेवल है वो सभी इसमें आते हैं। तो ये 4 प्रकार के मैंने बताए। यहाँ पर इंटेंसिव पूछा गया तो 30 घंटे की होती है, कंटिन्यूअस में भी 30 घंटे का विश्राम मिलता है और जो AI होते हैं उनको 24 घंटे का विश्राम मिलता है। और जो एक्सक्लूडेड है इनके विश्राम की बात करें तो इनको साप्ताहिक जो विश्राम है वो मिलता है, कभी कभी साप्ताहिक विश्राम नहीं मिलता है क्योंकि इनकी जिम्मेदारी होती है, तो साप्ताहिक विश्राम के हिसाब से ये कभी जैसे ऑफिसर के हिसाब से इनको विश्राम दिया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 99। एक टेक्नीशियन 3 मतलब टेक्नीशियन 3 जो 20/9/2025 को रेलवे में भर्ती हुआ है वह किस श्रेणी के पास का हकदार रहता है? पास आपको पता है कि जी स्टार्टिंग के जो 5 वर्ष हैं उस समय एक ही पास आपको दिया जाता है, 5 वर्ष तक एक ही पास मिलेगा। टेक्नीशियन 3 की बात हो रही है तो द्वितीय श्रेणी का A पास उसको दिया जाएगा, द्वितीय श्रेणी A पास का एक सेट उसको दिया जाएगा। सेट का मतलब आने जाने का एक सेट उसको दिया जाएगा। 99 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला देखिए 100 ID एक्ट के तहत रिट्रेचमेंट में शामिल नहीं है, रिट्रेचमेंट में शामिल नहीं है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलंटियर रिटायरमेंट और टर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ इलनेस, जो बीमारी है स्वास्थ्य खराब के आधार पर, तो उसमें भी ये नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही होंगे। रिट्रेचमेंट अंडर द ID एक्ट डज नॉट इंक्लूड, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर भी और स्वास्थ्य खराब के आधार पर भी नौकरी से निकालना, ये दोनों पर ही रिट्रेचमेंट शामिल नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 110 है। ZRUCC का मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो ये होती है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ZRUCC, जेड का मतलब जोनल, आर का मतलब रेलवे, यू का मतलब यूजर्स है और एक फर्स्ट सी का कंसल्टेटिव और सेकंड सी का कमेटी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 102। एक कर्मचारी HRMS में अपना विवरण बदलने या एडिट करने के लिए कहाँ रिक्वेस्ट कर सकता है? कि कोई भी कर्मचारी जो HRMS है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में, उसमें कहाँ ये रिक्वेस्ट कर सकता है? क्या बदलने के लिए? अपना विवरण बदलने के लिए, अपना जो डिटेल है उसको चेंज करने के लिए। वेयर कैन बी एम्प्लॉय रिक्वेस्ट टू चेंज एंड एडिट है इज डिटेल इन HRMS, तो ये कौन सा होता है? ESS में, ESS मॉड्यूल एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इस मॉड्यूल में वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 103। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट FTE कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी के लिए क्वालिफाइंग अवधि 5 वर्ष से घटाकर कर दी गई है, तो ये जो FTE है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएटी के लिए जो क्वालिफाइंग अवधि 5 वर्ष थी उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है। लापता कर्मचारियों के आश्रित से CGO देने के लिए CGA
देने के लिए या देने की रिक्वेस्ट पर लापता होने की तारीख से डैश वर्ष के बीत जाने के बाद विचार किया जा सकता है। तो ये 2 वर्ष कि आपने आपका जो कोई भी कर्मचारी है वो लापता हो गया है और आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है, एफआईआर दर्ज करा दी है, उसके 2 वर्ष बाद आपको सीजे की रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पर डी इज राइट आंसर, 2 वर्ष हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 105, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम कोड के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए एक नई मान्यता प्राप्त श्रेणी है? Which the following is newly recognized category for social security benefit under the latest code? तो कौन सी है लेटेस्ट कोड? गिग एंड प्लेटफॉर्म है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित है। स्टाफ बेनिफिट फंड आपने सुना होगा SBF, स्टाफ बेनिफिट फंड। इसकी शुरुआत हुई थी रेलवे में 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका जो उद्देश्य होता है कि जो रेलवे कर्मचारी हैं या उनके जो परिवार है के कल्याण के लिए एक फंड बनाया गया है, जिसको ही क्या स्टाफ बेनिफिट फंड बोलते हैं, जिसमें से जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खेल है, अन्य सामाजिक जो सहायता है वो दी जाती है। SBF स्टाफ बेनिफिट फंड। यहाँ पर जो पूछा गया है कि स्टाफ बेनिफिट फंड किस चैप्टर से संबंधित है, तो ये चैप्टर 8 से संबंधित है। चैप्टर 8 IREC, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड 1। यहाँ पर IRC चैप्टर 8। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 107, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही पूरी होने तक रेलवे कर्मचारी को कोई ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी। नॉन ग्रेजुएटी शैल बी पेड टू द रेलवे सर्वेंट अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग 107। तो यहाँ पर यह सत्य है कि पूछा गया है कि ये सही है गलत है। तो यहाँ पर जो विभागीय न्याय कार्रवाई यदि जब तक पूरी नहीं होती है तो वो रेलवे कर्मचारी को कोई भी ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी। कोई भी अगर विभागीय कार्रवाई उस पर चल रही है तो उसको ग्रेजुएटी नहीं दी जाएगी जब तक वो कार्रवाई कंप्लीट नहीं होगी। 108 देखिए, ई ऑफिस में एक फाइल कितने यूजर को भेजी जा सकती है? तो केवल एक ही यूजर को भेजी जा सकती है। क्रोम में एक यूजर को भेजी जा सकती है। अगर जैसे मोजिला है तो उसमें एक से अधिक यूजर्स को उसको भेज सकते हैं। तो ज्यादातर क्रोम की बात होती है, तो यहाँ पर एक यूजर को भेजी जा सकती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 109, ट्रिप पूरा करने के लिए डैश गाड़ियों में काम करने वाले रनिंग कर्मचारियों को ट्रिप अलाउंस दिया जाता है। ट्रिप अलाउंस दिया जाता है। दी ट्रिप अलाउंस इज पेड द रनिंग स्टाफ वर्किंग ऑन डैश ट्रेन ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ ट्रिप। तो ट्रिप गाड़ी है, ट्रिप की आने जाने के, जैसे राजधानी है या दुरंतो है, कोई स्टाफ उसमें जाता है और उसी गाड़ी से वापस आता है, तो ये हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन सी हाई स्पीड ट्रेन से होती हैं। तो सी इज राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 1010, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, भर्ती में PWD व्यक्ति के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितनी है? कि कोई भी भर्ती है, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन फॉर PWD पर्सन इन रिक्वायरमेंट इज रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट इज कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको आरक्षण में कितने प्रतिशत की छूट है? तो वो 4% की छूट होती है। जैसे SC के लिए 15% की छूट होती है। अगर ST की बात करें तो 7.5% की छूट होती है, 7.5%। OBC की बात करें तो 27% की छूट होती है, 27%, जिसमें नॉन क्रिमिलियर के लिए ये छूट मिलती है, क्रिमिलियर के लिए छूट नहीं मिलती है OBC में। अगर हम PWD की बात करें तो 4% की ये छूट होती है आरक्षण में, भर्ती के लिए है। अगर उम्र की बात करें तो SC या ST है उसको 5 वर्ष की छूट मिलती है, और OBC जो है कैंडिडेट है उसको 3 वर्ष की उम्र में छूट मिलती है, और PWD कैंडिडेट है तो उसको 10 वर्ष की छूट मिलती है। अगर PWD कैंडिडेट है ST SC का तो उसको कितना हो जाएगा? 5 वर्ष SC की और 10 वर्ष दिव्यांग, तो 15 साल की छूट उसको मिल सकती है। ऐसे ही OBC की बात करें तो OBC की 3 साल की और दिव्यांग यदि है तो 10 वर्ष की, तो टोटल उसको 13 वर्ष की छूट मिल सकती है। यहाँ पर जो पूछा गया था कि विकलांग व्यक्ति के लिए भर्ती में कितने % की छूट मिलती है, तो 4% की छूट मिलती है।